गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस कैरियर पॉइंट। और आज हम इस क्लास में बात करेंगे तत्वों वाले टॉपिक की। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी वो हुई थी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, यानी कि थ्योरी क्लास में किस तरीके से पढ़ते हैं और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, उनकी बात हुई थी अपनी पिछली क्लासों के अंदर। आज अपनी क्लास होगी वो होगी तत्व वाले टॉपिक की, यानी तत्व या फिर एलिमेंट। आज हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तत्व है क्या या फिर होता क्या है तत्व। तत्व की जो खोज हुई या फिर प्रकृति के अंदर कितने तत्व उपस्थित हैं या मौजूद हैं, उन सब के बारे में हम देखेंगे। और कितने तत्व हमने प्राप्त कर लिए इस प्रकृति से, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो तत्व को तत्व नामकरण देने का, तत्व को जो नामकरण देने का काम किया था वह किया था एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने तत्व का जो नामकरण दिया था वो दिया था, यानी हम कह सकते हैं तत्वों को नामकरण देने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, वो जाता है जेम्स बर्जीलियस को। वो किसको जाता है? जेम्स बर्जीलियस। जेम्स बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को नामकरण देने का काम किया था। और हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तत्वों को नामकरण देने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, वो जाता है जेम्स बर्जीलियस। हम बात करेंगे शुरुआत के अंदर, यानी कि लगभग 18वीं शताब्दी की या फिर सन 1800 की बात करें, उस समय हमारे पास कितने तत्व मौजूद थे या फिर कितने तत्वों को हमने प्रकृति से प्राप्त कर लिया था। तो उस समय जो तत्व थे वो थे 31 तत्व, यानी कि सन 1800 के अंदर हमने इस प्रकृति से कितने तत्व, 31 तत्व या फिर एलिमेंट खोज लिए थे। इन तत्वों को खोजने के बाद इनको अध्ययन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य या फिर मुश्किल काम था अध्ययन कर पाना। धीरे धीरे कुछ समय निकला या फिर कुछ साल गुजरे और उसके बाद सन 1865 के अंदर हमने कुछ और तत्वों को खोजा और यहाँ से तत्वों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 63 हो गई। यानी 63 तत्व अब हमने प्रकृति से प्राप्त कर लिए थे और हमें 63 तत्व प्राप्त हो चुके थे। अब इन तत्वों को अध्ययन करना बड़ा ही कठिन काम था या फिर मुश्किल काम था। तो इसका अध्ययन किस प्रकार से करें? अध्ययन करने के लिए हमें जो आवश्यकता पड़ी वो आवश्यकता थी, यानी कि हम किसी भी चीज़ को अध्ययन किस तरीके से कर पाते हैं, या कोई जटिल चीज़ है उसको अध्ययन किस तरीके से कर पाते हैं या फिर कैसे करते हैं। नॉर्मली सब जानते हैं कोई जटिल चीज़ है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पार्टों के अंदर, या फिर छोटे छोटे हिस्सों में उसको विभाजित कर देते हैं या फिर बांट लेते हैं। इसी प्रकार हमने भी इन तत्वों को पढ़ने या फिर अध्ययन करने की दृष्टि से हमने इनका वर्गीकरण कर दिया। और वर्गीकरण अलग अलग तरीके से हुआ, यानी कि जैसे जैसे समय बीता उस तरीके से वर्गीकरण में भी सुधार आए। और अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अपने पास कितने तत्व मौजूद हैं? वो हैं 118 तत्व मौजूद हैं। और ये जो 118 तत्व हैं इनमें से कुछ मानव निर्मित तत्व भी हैं, यानी इनमें से कुछ कैसे तत्व हैं? मानव निर्मित। ये होगी नॉर्मली बात, यानी कि तत्वों का जो नामकरण था वो जेम्स बर्जीलियस ने दिया था और 31 तत्वों की खोज सन 1800 के अंदर हो चुकी थी। उसके बाद जैसे ही समय गुजरा 1865 का समय आया, उस समय हमने कितने तत्व खोज लिए थे? वो तत्व खोज लिए थे 63 तत्व खोज लिए थे। वर्तमान में अपने पास 118 तत्व हैं जिनमें से कुछ मानव निर्मित भी हैं। 118 के तत्व को हमने एक आवर्त के अंदर या फिर आवर्त सारणी के अंदर इस तरीके से व्यवस्थित कर रखा है जिनको पढ़ना बड़ा ही आसान या फिर याद करना बड़ा ही आसान है। हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, यानी कि आवर्त या फिर वर्गीकरण कैसा है। इसके बाद हम देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण या फिर हमारे को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई या फिर हमने तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया। ये तो हो गई थी अपनी सामान्य जानकारी तत्वों के बारे में। सबसे पहले हमारे पास जो तत्व थे मौजूद वो थे 31। उसके बाद 1865 में तत्व थे 63 तत्व हमारे पास थे। अब हम देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण या फिर वर्गीकरण की हमें आवश्यकता कैसे
पड़ी। हमें तत्वों के जो वर्गीकरण की आवश्यकता कैसे महसूस हुई, वो इस प्रकार से महसूस हुई क्योंकि इन तत्वों के अंदर या फिर इन तत्वों को याद कर पाना अधिक मुश्किल या फिर कठिन था। ये जो अपने पास इतने सारे तत्व हो गए, प्रकृति से हमें तो तत्व प्राप्त हुए, तो इन तत्वों को याद कर पाना अत्यधिक कठिन कार्य था कि अलग अलग इन तत्वों को याद कैसे करें, अलग अलग इन तत्वों के गुणों को कैसे याद करें। तो इनके भौतिक व रासायनिक गुणों को याद, या फिर इनके भौतिक व रासायनिक गुण थे, रासायनिक गुणों का अध्ययन कर पाना मुश्किल था या फिर कठिन था। यानी इन तत्वों को अलग अलग तरीके से याद कर पाना मुश्किल था, इसीलिए हमें इनके वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। इन तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों का जो अध्ययन करना अत्यधिक कठिन था, इसलिए हमें तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। और लास्ट में हम बात करेंगे इनसे जो बनने वाले जो यौगिक थे, इन तत्वों से जो यौगिक थे बनने वाले, इन यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन करना भी मुश्किल था। यानी हमारे पास अनेक समस्याएं थी इनको तत्वों को लेकर, या तत्वों को समझने या फिर अध्ययन करने की दृष्टि से हमारे पास अनेक समस्याएं थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने क्या किया, इन तत्वों को अलग अलग तरीके से विभाजित किया या फिर अलग अलग इनका वर्गीकरण कर दिया। और वर्गीकरण किया उस समय सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले वैज्ञानिक आते हैं। वर्गीकरण का जो श्रेय जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जो डॉब्राइनर जो हैं वैज्ञानिक, उन्होंने सबसे पहले इन तत्वों का जो वर्गीकरण किया, उन्होंने अपना एक ट्रिक दिया था। उस ट्रिक को देखेंगे क्या था। तत्वों के जो वर्गीकरण को समझने के लिए हम छोटी छोटी बातें करेंगे। 2-3 वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण से संबंधित उन्होंने अपने अलग अलग नियम दिए थे, उन नियमों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले वर्गीकरण में वैज्ञानिक आते हैं डॉब्राइनर। इन्होंने क्या किया, डॉब्राइनर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो मध्य वाला जो तत्व होता है, वह शेष 2 तत्वों के परमाणु भार, औसत परमाणु भार, मध्य वाले तत्व का परमाणु भार और शेष 2 तत्वों के परमाणु भार आपस में समान होते हैं। और जो मध्य के तत्वों के जो गुण होते हैं, वह भी शेष तत्वों के गुणों के समान ही होते हैं। ये जो इस प्रकार जो नियम दिया, या फिर डॉब्राइनर हमें यह बात बताई, या डॉब्राइनर ने इस प्रकार तत्वों को व्यवस्थित किया इस ट्रिक के अनुसार, तो इन्होंने हमें बताया कि जो मध्य का जो तत्व होता है, मध्य का जो तत्व होता है, उसका जो परमाणु भार शेष तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। और इस मध्य वाले तत्वों के जो गुण होते हैं, वह भी शेष तत्वों के जो गुण होते हैं उनमें समानता पाई जाती है। इनका जो डॉब्राइनर का जो ट्रिक था, वो इसी तरीके से था कि इन्होंने इतना ही हमें बताया कि जो शुरुआत के अंदर, उस समय जब 1800 की बात थी, सन 1800 के अंदर अपने पास 31 तत्व थे। उन्होंने उस समय इन तत्वों को परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया, और इस प्रकार से किया कि जो मध्य वाला तत्व था, उस तत्व का परमाणु भार शेष 2 तत्वों के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। और इस मध्य वाले तत्वों के गुण हैं, उन गुण भी कैसे होते हैं, शेष तत्वों के गुणों के समान ही होते हैं, या फिर उनके गुणों के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं मध्य वाले तत्वों के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास वैज्ञानिक आते हैं, वो आते हैं न्यूलैंड, या फिर अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित
एक नियम दिया था, उस नियम को कहते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम। वो अष्टक नियम क्या था हम देखेंगे अभी। अष्टक नियम क्या था? 2 नंबर के वर्गीकरण के अंदर 2 नंबर के वैज्ञानिक आए हैं, वो अपने पास वो है न्यूलैंड। और इन्होंने अपना जो नियम दिया था वो दिया था, क्या दिया था? इन्होंने दिया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। ये अष्टक नियम क्या था? यानी कि न्यूलैंड ने एक ये नियम दिया था। वो नियम था क्या? जो डोबराइनर का जो त्रिक था उसके अंदर इन्होंने संशोधित किया, और इन्होंने भी जो मेन चीज मानी या फिर आधार माना, इन्होंने भी आधार किसको माना था? परमाणु भार को ही आधार मानकर, परमाणु भार को आधार मानकर इन्होंने तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो 8वां तत्व होता है, यानी 8वें तत्व के भौतिक गुणधर्म या फिर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के साथ समानता दर्शाते हैं। समानता दर्शाते हैं। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था वो इस प्रकार से था कि जो 8वां तत्व है वह पहले तत्व के गुणों के साथ समानता दर्शाता है। यही न्यूलैंड का अष्टक नियम था, और इन्होंने भी मुख्य आधार माना वो परमाणु भार को ही माना, जिस प्रकार से डोबेराइनर ने भी परमाणु भार को आधार माना था। इनका जो मानना था वो इस प्रकार से था कि जो परमाणु भार होते हैं तत्वों के आवर्ती फलन के बराबर होते हैं, या फिर तत्वों के आवर्ती फलन परमाणु भार के बराबर होते हैं। इसके बाद अपने पास जो आएगा, इसके बाद जो हम अगले वैज्ञानिक की बात करेंगे वह इस तत्वों के वर्गीकरण के अंदर सबसे मेन या फिर सबसे मुख्य रूप से उसी वैज्ञानिक का योगदान है तत्वों के वर्गीकरण में। उन्होंने अपने वर्गीकरण के अंदर या फिर तत्वों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया और व्यवस्थित करके आवर्त सारणी का निर्माण किया, और वह आवर्त सारणी आज हम उसी आवर्त सारणी को सबसे मेन चीज़ मानते हैं तत्वों के वर्गीकरण या तत्वों को समझने के लिए। लेकिन उन्होंने भी जो वर्गीकरण किया था वो कुछ तत्वों तक ही सीमित था। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोज़ले, यानी आधुनिक आवर्त सारणी दी मोज़ले ने। उन्होंने जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसके अंदर संशोधन किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। उसको हम देखेंगे। मेंडलीव, ये क्या मेंडलीव ने क्या किया था कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी प्रतिपादित किया, आवर्त सारणी का प्रतिपादन किया। तत्वों को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए इन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया, और आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय जाता है या फिर आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किसको जाता है? मेंडलीव को जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं? मेंडलीव को। ये दोनों ही लाइनें अपने आप में महत्वपूर्ण है, और दोनों ही एग्जाम में घुमा फिरा कर इन दोनों लाइनों से क्वेश्चन भी बनता है। यानी कि अपने को आवर्त सारणी बनाने का श्रेय का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर डायरेक्ट अगर पूछे अपने को आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं तो वो हो जाएगा मेंडलीव। और मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाने का आधार जो माना था वह भी डोबेराइनर और न्यूलैंड ने जो आधार माना था उसी के आधार पे इन्होंने भी अपना जो आधार माना था आवर्त सारणी का, वो माना था परमाणु भार को। परमाणु भार को इन्होंने जो अपने नियम दिया था वो नियम क्या था कि जो मेंडलीव हैं उन्होंने नियम क्या दिया? जो तत्वों के जो गुणधर्म हैं, तत्वों के गुणधर्म
परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने भी आधार किसको माना था? परमाणु भार को ही आधार माना। इनका जो आधार था वो है परमाणु भार ही था। इन्होंने इस प्रकार से आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया और इन्होंने देखा कि कुछ निश्चित अंतराल के ऊपर व्यवस्थित करने के बाद, कुछ निश्चित अंतराल के ऊपर जो तत्व हैं वह अपने गुणों का पुनरावृत्ति करते हैं, अपने गुणों की, यानी कि वह अपने गुण दोबारा से दोहराते हैं। यह उन्होंने देखा और इन्होंने इस प्रकार देखने व्यवस्थित करने के बाद और भौतिक गुणों या फिर रासायनिक गुण वह कुछ समय अंतराल के बाद दर्शाते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो इन्होंने एक नियम दिया। वो क्या दिया? तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीव को क्या कहते हैं हम? आवर्त सारणी का जनक, या फिर आवर्त सारणी बनाने का जो श्रेय जाता है वह मेंडलीव को जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हेनरी मोजले कि मोजले ने क्या किया था। मोजले थे, इसके बाद जो वैज्ञानिक आए वह थे मोजले, हेनरी मोजले। इन्होंने क्या किया? तत्वों को जो इन्होंने व्यवस्थित, जो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसी को इन्होंने संशोधित किया और इन्होंने पाया कि जो परमाणु भार होता है उसके आधार पे हम अधिकांश तत्वों की व्याख्या नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो आधार माना वो सर्वप्रथम किसको माना था? आधार माना, वो माना था परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक को। इसको आधार मानने के पीछे रीजन या फिर कारण था कि 20वीं सदी से पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। इस प्रकार से उन्होंने मुख्य आधार माना, इससे पिछले वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मुख्य आधार माना, वो माना था परमाणु भार को। यही एक मेन रीजन था कि परमाणु भार को आधार मानने के पीछे कारण था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। और जैसे ही इनकी खोज हुई तो मोजले ने क्या किया? परमाणु भार के आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी का जो मुख्य आधार माना वो माना था परमाणु क्रमांक को। और जैसे ही इन्होंने परमाणु क्रमांक को माना, अधिकांश तत्व हमें समझ में भी आने लगे, उनके गुण भी समझ में आने लगे, वो तत्व याद भी होने लगे और एक अच्छी आवर्त सारणी अपने पास निकल के सामने आई। और मोजले को क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। वो कहते हैं मोजले को, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहते हैं मोजले को। और इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित करने के बाद इन्होंने अपना जो नियम दिया वह नियम सबसे महत्वपूर्ण नियम है और उसी के आधार से हम समझ पाते हैं कि जो तत्व का वर्गीकरण अपने को अच्छी तरीके से समझ में आता है। और उनका जो नियम देखेंगे वो क्या था? जो तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म थे, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, इससे पहले हम मान रहे थे परमाणु भार को, लेकिन अब हम, या फिर मोजले ने हमें बताया परमाणु क्रमांक, यानी कि तत्वों के जो भौतिक व रासायनिक गुणधर्म हैं वह किसके आवर्ती फलन होते हैं? गुणधर्म परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये तो हो गई अपनी वर्गीकरण से संबंधित छोटी छोटी बातें जिसको हमने देखा और यह हम सबको पता भी होना चाहिए। इनसे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता और इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर इन्होंने आवर्त सारणी का निर्माण किया और वह आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी कहलाई। और अपने पास वर्तमान में जो आवर्त सारणी है वह आधुनिक आवर्त सारणी और इसका जो जनक होता है वो मोजले होता है। आज हमने 4 वैज्ञानिकों की बात की वर्गीकरण के अंदर। उन्होंने अपने आधार पे अलग अलग नियम दिए
उसकी हमने चर्चा की। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं तत्वों से संबंधित, या फिर हम विभिन्न तत्वों की चर्चा करेंगे, उनके गुणधर्मों की चर्चा करेंगे और एक एक तत्वों के बारे में हम देखेंगे कि हमारे लिए किस प्रकार से वह उपयोगी हैं और हमारे लिए हमारे जीवन में वह तत्व किस प्रकार से उपयोग में आते हैं और उनके उपयोग क्या हैं, उनके गुणधर्म क्या हैं, उनमें से महत्वपूर्ण तत्वों को हम कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे। और आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास होगी अपनी वन लाइनर क्वेश्चनों की होगी, जिसमें हम समझेंगे उनके तत्वों के अलग अलग तत्वों के गुणधर्म की बात करेंगे। और अगर आप इस क्लास में नए हो और आपको क्लास अच्छी लगी तो आप वीडियो को या फिर इस क्लास को लाइक करो, कमेंट और शेयर कर दो। और आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपन इसी प्रकार से हम बैक टू बैक नई क्लासें लेके आते रहेंगे और एक भी क्लास मिस नहीं होगी आगे से। और अपनी क्लास में आज हमने बात की थी वो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित बात की। पिछली अपनी क्लास थी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, उससे पिछली अपनी क्लास थी वो थी अणु वाले टॉपिक से। यानी हम पढ़ रहे हैं एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम थ्योरी की क्लासें पढ़ रहे हैं। अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।